Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 7 Chapter 4 Year Part 2. फर्स्ट पार्ट में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और अब सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर का पूरा स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने बात की व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। तो देखो वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर तो है, लेकिन उस एयर में भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट लेयर कौन कौन सी हैं तो आप देख सकते हो। नीचे से शुरू करते हैं, जब भी हम शुरू करेंगे। आई होप इस पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा। तो देखो जब भी ये लेयर्स को पढ़ा जाता है तो नीचे से शुरू होती हैं लेयर्स। ठीक है, अर्थ की तरफ से स्काई की तरफ को मूव करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट लेयर होगी वो कहाँ होगी, वो सबसे नीचे होगी अर्थ पे। आप देख सकते हो सबसे नीचे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है और क्लाउड्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो दिस फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ट्रोपोस्फेयर। ये सेकंड लेयर है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद थर्ड लेयर आती है मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर, जो एक ट्रांजिशनल जोन का काम करती है स्पेस के और एटमॉस्फेयर के या फिर अर्थ के बीच में। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहना ज्यादा सही होगा। अब देखो इन सारी लेयर्स के बीच में ट्रांजिशन जोन्स भी होते हैं। ट्रांजिशन जोन वो एरिया होगा जहां पे दोनों लेयर्स मीट करती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जैसे मीट करती हैं तो उसके बीच में क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं उसके बीच में आ जाएगा ट्रोपोपॉज। तो नीचे वाली जो लेयर है उसके नाम पे इसका नेम रखा गया है। तो ट्रोपोस्फेयर के थोड़ा सा ऊपर है तो इसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज। फिर स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के जो बीच में है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। इसी तरह जो ऊपर है मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में उसे बोलेंगे मीजोपॉज। ठीक है, अब ये डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इन लेयर्स को हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जितना भी क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है, जितने भी क्लाउड्स होते हैं, विंड्स मूव करती हैं, ये सारी जितना भी क्लाइमेटिक फिनोमिना जो होता है, ठीक है, रेन होती है, स्नोफॉल होती है, ठीक है, ये सारा कहाँ होता है, ये सारा का सारा क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है ट्रोपोस्फेयर में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सारा का सारा फिनोमिना होता है ट्रोपोस्फेयर में। और ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, सेकंड लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल शांत होती है। देखो यहाँ पे क्लाइमेटिक फिनोमिना नहीं होता, यहाँ पे बिजली नहीं गिरती, लाइटनिंग नहीं होती, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते। तो ये बिल्कुल साफ होता है रीजन। तो ये इतना साफ है कि देखो जो एयरप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स जो होते हैं, ठीक है, जेट प्लेन्स, उनके फ्लाई करने के लिए सबसे बढ़िया एरिया है ये, सबसे बढ़िया रीजन है। कोई बिजली का डर नहीं, कोई क्लाउड्स का डर नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो एयरप्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, वो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, बिल्कुल बीच में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाली लेयर में यहाँ पे फ्लो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर भी होती है जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। ठीक है, और ओजोन लेयर का क्या काम होता है, देखो ओजोन लेयर बहुत ही बेनिफिशियल होती है पूरी अर्थ के लिए। हम लोगों ने बात की थी कि सन की हार्मफुल रेज भी होती हैं। ठीक है, तो सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज उन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये अर्थ तक ना पहुंच पाए, तो ये इंश्योर करती है स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या करती है कि जब भी हार्मफुल रेज एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी तो ओजोन लेयर से टकरा के ही वो वापस चली जाती हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, वो हार्मफुल रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसके अलावा थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर में आप यहां पे देख सकते हो, ये आप देख सकते हो एक शूटिंग स्टार टाइप लग रहा है आपको। तो देखो क्या होता है कि स्पेस में बहुत बड़े बड़े रॉक्स, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं और वो उड़ते रहते हैं। ठीक है, उनको हम मिटियोर्स बोलते हैं। तो देखो जब भी कभी मिटियोर जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगता है, ठीक है, तो देखो अगर बहुत बड़े बड़े पत्थर अर्थ पे गिरने लग गए तो देखो कितना खतरनाक चीज नहीं हो जाएगी, कितनी डरावनी चीज हो जाएगी। तो इसी तरह जब भी बड़े बड़े वो स्टोन्स एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो मीजोस्फेयर में जो एयर है उसके साथ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और वो मीजोस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं बड़े बड़े स्टोन्स। और वो बर्न हो जाते हैं तो जितना भी मोस्टली पार्ट होता है उसका बर्न हो जाता है। समटाइम्स बहुत छोटे छोटे स्टोन्स बचते हैं, फिर वो अर्थ पे गिर भी जाएं तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो मीजोस्फेयर हमें बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े जो मिटियोर्स होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा आपकी फोर्थ लेयर है दैट इज थर्मोस्फेयर। अब देखो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर नाम से ही पता चलता है ये सबसे गर्म होती है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पे होता है। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, थर्मोस्फेयर के अंदर ही आयनोस्फेयर भी होती है। ठीक है, थर्मोस्फेयर के अंदर ही एक लेयर होती है, उसको आयनोस्फेयर कहा जाता है। और आयनोस्फेयर का बहुत अच्छा बेनिफिट है। आयनोस्फेयर का बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आयनोस्फेयर में क्या होता है, आयनोस्फेयर हेल्प करती है रेडियो कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो जैसे अर्थ पे बहुत बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, जैसे मोबाइल टावर्स आप लोगों ने देखे हैं, तो वो सिग्नल भेजते हैं
और वो आइनोस्फेयर से टकरा के पूरी अर्थ में सिग्नल को स्प्रेड कर देता है, ठीक है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन में बहुत हेल्पफुल होती है आइनोस्फेयर। उसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, वो सारे के सारे भी थर्मोस्फेयर में ही फ्लो करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग घर बैठे टीवी देख रहे हैं, है ना, उसके अलावा हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। तो जब हम टीवी यूज करते हैं तो आप ऑब्जर्व करना कि टीवी की जो डिश होती है ऊपर कि वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है। तो बड़े बड़े सैटेलाइट्स यहाँ पे थर्मोस्फेयर में उड़ रहे होते हैं, तो इनके थ्रू ही सिग्नल भेजे जाते हैं और उसी के थ्रू हम टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल मैप्स यूज करते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीजें आप थर्मोस्फेयर की वजह से यूज करते हो। उसके अलावा जो लास्ट लेयर होती है एग्जॉस्फेयर, ये बहुत दूर दूर तक स्प्रेड होती है। देखो बहुत दूर तक होती है ये, और इसके बारे में ज्यादा कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रांजिशन जोन है, किसके बीच में, आउटर स्पेस के और हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है, अर्थ के बीच में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है एग्जॉस्फेयर के बारे में। ये सारी लेयर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप डीपली इन पॉइंट्स को दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, मीजोस्फेयर, जितनी भी लेयर्स हैं इन सब के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, सारे पॉइंट्स आपको चाहिए बने हुए, तो आप ये स्लाइड्स को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये सारी स्लाइड्स को आप रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट। तो देखो ये वेदर एंड क्लाइमेट भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में भी, ठीक है। थोड़ा सा डीपली हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वेदर जो होता है, क्लाइमेट जो होता है, इसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर होता है, एयर प्रेशर होता है, तो ये सारी चीजों को भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो वेदर हम सिंपल 6th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे क्या होता है कि आज अभी धूप निकली हुई है तो इट्स अ सनी डे, शाम को क्या होगा, बारिश पड़ जाएगी अचानक से, ठीक है, क्लाउड्स आ जाएंगी या फिर क्लाउडी हो जाएगा। तो क्या होगा, वेदर क्या होता है, डे टू डे, आर टू आर चेंज होता रहता है। आज सनी है, ठीक है, आज धूप निकली हुई है, कल को क्लाउडी हो जाएगा, परसों रेन हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, तो ये जो फिनोमिना जो आर टू आर हर घंटे भी चेंज हो रहा है और डे टू डे भी चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं वेदर। और इसीलिए आपको पता होगा कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, डेली आप देख सकते हो कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। समटाइम्स क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, हॉट हो जाता है, ह्यूमिड वेदर हो जाता है, बहुत पसीना आ रहा होता है। तो देखो वेदर हमारे मूड को भी चेंज करता है। अगर तो बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो क्या आपको मजा आएगा, क्या आप खुश होगे, गुस्सा आता है ना। देखो उस टाइम पे आप लोग इरिटेबल हो जाते हो, बहुत ही गुस्सा आता है कि यार गीला गीला लग रहा है, पसीना सूख ही नहीं रहा है, और गर्मी हो रही है, ह्यूमिड टेम्परेचर हो रखा है, ह्यूमिड वेदर हो रखा है पूरा। और देखो उसके अलावा अगर स्प्रिंग हो या अच्छी सी धूप खिली हो, सर्दियों के दिनों में अच्छी सी धूप निकल आए, तो कितना प्लीजेंट लगता है, कितना अच्छा लगता है ना, ब्रीजी वेदर, बहुत अच्छा हो जाता है वेदर, और कितना चीयरफुल हो जाता है, और हमारा मन करता है कि कहीं घूमने जाया जाए। हम लोग वेदर के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो देखो क्लाइमेट की जैसे हम बात करें, तो हम अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान मोस्टली डेजर्ट है, तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे, लेकिन सर्दी भी बहुत पड़ती है, ठीक है, रात को बहुत सर्दी पड़ती है। तो सर्दी भी है वहां पे, गर्मी भी है, लेकिन मोस्टली अगर आप बोलोगे उसको तो किस तरह का क्लाइमेट बोलोगे, मोस्टली आप उसको बोलोगे कि हॉट हॉट क्लाइमेट है वहां का, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि हॉट क्लाइमेट है। उसी तरह से अगर कोई मुंबई में रहता है या फिर कोई कोस्टल रीजन में, केरला में या ऐसी जगह पे रहता है, तो देखो अगर तो मुंबई वगैरह, केरला, आप गोवा वगैरह रहते हो, तो आपको पता होगा कि वहां पे पूरे साल बारिश बहुत पड़ती है ना, बारिश बहुत पड़ती है। लेकिन गर्मी सर्दी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन हाँ बारिश बहुत पड़ती है। तो अगर आप वहां की बात करोगे तो वहां आप बोलोगे कि मोस्टली ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहां पे बारिश बहुत पड़ती है, ठीक है। इसी तरह मेघालय वगैरह अगर इस साइड आप चले जाओ तो वहां पे भी रेन फॉरेस्ट है, तो वहां पे भी बारिश बहुत पड़ती है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में क्लाइमेट अलग अलग है, लेकिन अगर पूरी एवरेज की हम बात करें, ठीक है, पूरी एवरेज की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। यहाँ पे बारिश बहुत पड़ती है, तो इंडिया के क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो इट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है जो कुछ ना कुछ मेजर करते हैं, ठीक है, वेदर इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है। अब देखो थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर किस लिए यूज होता है, थर्मामीटर यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। थर्मामीटर से आप किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे रेन गॉज है, तो रेन गॉज जो होता है वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, किसी रीजन में कितनी ज्यादा रेनफॉल हो रही है इसको मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा विंड वेन है, ये आपने जरूर देखा होगा, ये डायरेक्शंस बताता है। तो ये क्या बताता है, ये विंड की डायरेक्शन बताता है, जिस तरफ को ये मुर्गा और या फिर यहाँ पे बनी होती है एक एरो बनी होती है, जिस तरफ को वो एरो होगी उस साइड को विंड फ्लो कर रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये विंड बताता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। अब देखो अगर हम सिंपली टेम्परेचर की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो आप देखेंगे, देखो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो एयर कितनी गर्म है, कितनी ठंड है, कितनी ठंडी है, ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट होती है इसी को टेम्परेचर कहा जाता है। तो टेम्परेचर का मतलब आप सिर्फ हॉटनेस को मत समझना, ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, कितनी कोई चीज गर्म है, कितनी कोई चीज ठंडी है, तो दोनों चीजें होती हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है जी। अब देखो लेकिन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट, ठीक है, सिर्फ डे एंड नाइट में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। देखो समर्स गर्म होती हैं, समर्स आर हॉटर देन विंटर, ये तो हम सबको पता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, समर्स आर हॉटर देन विंटर। तो हम देख सकते हैं कि सीजन टू सीजन भी जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। लेकिन अगर आप समर्स हो चाहे विंटर्स हो, आप देखो कि दिन में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, दिन में जो टेम्परेचर होता है, डे टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर से ज्यादा ही होता है, ठीक है, चाहे वो थोड़ा ही ज्यादा हो, लेकिन डे में टेम्परेचर ज्यादा होता है और नाइट में कम होता है। तो डे एंड नाइट में भी चेंज होता है टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, कि गर्मी हो गई है, तो गर्म क्या चीज हो गई है, हम बोलते ना कि गर्मी आ गई है, तो गर्म क्या हो गया है, एयर गर्म हो गई है, ठीक है, एयर गर्म हो जाती है। हमें जो सर्दी लगती है, हमें जो गर्मी लगती है, वो किससे लगती है, वो हमें हवा से ही लगती है, ठीक है। तो हम बोलते ना कि एयर गर्म हो गई है, तो एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दियां आ गई हैं, इट मींस कि एयर का टेम्परेचर ही कम हो गया है काफी टाइम के लिए। अब देखो ये सर्दियां क्यों आती हैं, गर्मियां क्यों आती हैं, ये 6th क्लास में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। 6th क्लास में हमारा एक टॉपिक था दैट वाज कॉल्ड हीट जोन्स। तो ये हीट जोन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आप पिक्चर देख सकते हो, हीट जोन्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ। तो उसको मैं चाहूंगा कि आप उसको टॉपिक को दोबारा समझें, ताकि आपको ये चैप्टर और आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो हीट जोन्स का टॉपिक देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में जा सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, तो जो दोनों जगह जाके आप उस लिंक को चेक कर सकते हो। तो देखो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। तो इंसोलेशन क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो अर्थ पे आ रही है ना, देखो सन की जो रेज है, सनलाइट जो है वो जो अर्थ पे आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसोलेशन। तो सबसे बड़ा जो टेम्परेचर को चेंज करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, सनलाइट, या फिर इंसोलेशन कहना उसको ज्यादा सही रहेगा। टेक्निकल वर्ड इज इंसोलेशन, नॉर्मली आप सनलाइट नहीं लिख सकते, ठीक है, सोलर रेडिएशन लिखोगे तो दैट इज करेक्ट। अब देखो क्या होता है, हम सबको पता है कि हम इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में ये जो रीजन आता है इसे हम ट्रॉपिकल रीजन या फिर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हीट इसी रीजन में रिसीव होती है, ये सबसे ज्यादा हीट इसी रीजन में आती है, ठीक है, हीट जोन्स वाले टॉपिक में आप पढ़ चुके हो, इस रीजन को सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है। उसके बाद टेम्परेट, इस जोन को टेम्परेट जोन कहा जाता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है। तो टेम्परेट जोन, टेम्परेट रीजन या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो नीचे है आप देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल यानी कि 23.5 डिग्री साउथ है, 6 से 6.5 डिग्री साउथ के बीच में, तो ये रीजन भी सेम इफेक्ट होगा यहाँ पे भी, दिस विल अगेन बी कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन। उसके अलावा देखो आर्कटिक सर्कल के ऊपर और नीचे यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे ये सारा रीजन, इसको हम पोलर रीजन बोलेंगे। सबसे कम सनलाइट यहाँ पे रिसीव होती है। तो देखो सबसे ज्यादा सनलाइट ट्रॉपिकल जोन में रिसीव होती है, सबसे ज्यादा इंसोलेशन कहना हमें ज्यादा सही रहेगा, सबसे ज्यादा इंसोलेशन जो है, सोलर रेडिएशन जो है वो ट्रॉपिकल जोन में रिसीव होती है, ठीक है। इसीलिए सबसे गर्म जो कंट्रीज हैं, सबसे जिनका हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, वो सारी की सारी ट्रॉपिकल जोन में होती है। उसके अलावा जो टेम्परेट जोन होते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला रेड वाला पोर्शन जो है, ये वाला, और नीचे वाला ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, मीडियम टेम्परेचर होता है। टेम्परेट का मतलब ही मीडियम होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो है ये मीडियम टेम्परेचर होगा, ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन या फिर मीडियम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इस रीजन में रिसीव होती है। कौन से रीजन में, टेम्परेट रीजन में। और जो सबसे ऊपर जो रीजन है पोलर रीजन, ये तो देख के पता चल रहा है, पोल्स तो ठंडे होते हैं बिल्कुल, और ठंडे क्या होते हैं, बिल्कुल फ्रोजन होते हैं, ठीक है।
तो पोलर रीजन जो होता है वो सबसे ठंडा रीजन होता है, तो सबसे कम सनलाइट, सबसे कम सोलर रेडिएशन या सबसे कम इंसोलेशन यहाँ पे रिसीव होती है पोलर रीजन में, ठीक है। और इसीलिए ये रीजन सबसे ठंडे होते हैं। अब ये ठंडे क्यों होते हैं, ये गर्म क्यों होते हैं, अगर आप वो सारा समझना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप हीट जोन्स वाले टॉपिक को एक बार दोबारा से पढ़ो। देखो टेम्परेचर के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे ये इंसोलेशन क्या होती है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंसोलेशन क्या होती है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। देखो अब देखो, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये भी मैं आपको चीज समझा चुका हूं कि इक्वेटर यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, जिसे हमने टॉरेट जोन कहा है या फिर ट्रॉपिकल जोन जिसे हमने कहा है, तो सबसे ज्यादा हीट वहां पे होती है और पोल्स की तरफ तो डिक्रीज ही होगी, ठीक है। तो पोल्स की तरफ को डिक्रीज होती जाती है एंड देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। तो इसी तरह से क्योंकि इंसोलेशन भी डिक्रीज होती है इक्वेटर टू पोल, इसीलिए टेम्परेचर भी इक्वेटर टू पोल डिक्रीज होता है। अब देखो, इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, देखो कुछ क्रॉप्स तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, कुछ क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगी, कुछ एनिमल्स भी बिल्कुल मर जाएंगे जो बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। तो सिटीज का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कंक्रीट की वजह से होता है। कंक्रीट क्या होता है, देखो ये जो बिल्डिंग जो सीमेंट की बनी होती है ना, इसको कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंक्रीट है या फिर मेटल्स की जो बिल्डिंग बनी होती है, ठीक है, उसके अलावा रोड्स किससे बनी होती हैं, जिसे कोल टार हम लोग बोलते हैं, एसफाल्ट जिसे हम बोलते हैं, देखो ये भी इस चीज से बनी होती है। तो आप समर्स में कोई नंगे पांव रोड पे चल के दिखा दो, बहुत गर्म हो जाती हैं रोड्स। तो ये जो बहुत गर्म हो जाती है, ये बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती हैं, ठीक है। आप देखना समटाइम्स रात तक भी सड़कें बहुत गर्म होती हैं। आप कभी स्लीपर्स निकालना, ठीक है, और ये जो एसफाल्ट वाली जो काली काली रोड्स जो बनी होती हैं, आप इस पे कभी समर सीजन में रात को भी चल के देख लेना 8-9 बजे, आपको बहुत गर्म लगेगी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या चलना है, आप अपनी छत पे ही टेरेस पे ही घूम के देख लेना, आपको बहुत गर्मी लगेगी, ठीक है। तो ये जो कंक्रीट होती हैं ये हीट को स्टोर कर लेती हैं, तो इसीलिए जो सिटीज होती हैं वो ज्यादा गर्म हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो, ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। और इसीलिए अब देखो, सिटीज में क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी होती हैं और बहुत क्राउडेड भी होती हैं, एक साथ ही बहुत सारी पास पास ही बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ऊंची ऊंची। और ऐसे में क्या होगा कि उसके बीच में हीट ट्रैप हो जाएगी, ठीक है, विंड को फ्लो करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, इसीलिए सिटीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। Our next topic is air pressure. This is very important topic, जैसे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और देखो ये जो टॉपिक्स हैं, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक्स एक बार में समझ आने वाले नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को देखो, किसी को समझ आ जाते हैं टॉपिक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको बार बार देखना होता है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि टॉपिक जरूर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये पूरी अर्थ के ऊपर एयर का प्रेशर आता है, ठीक है। जो एयर है वो हैवी हो जाती है, वो प्रेशर लगाती है अर्थ के ऊपर, तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं एयर प्रेशर। और ये प्रेशर हमारे ऊपर भी लगता है, ठीक है, लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि सारी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होता है, ऊपर से, नीचे से, साइड से, हर जगह से प्रेशर लग रहा होता है हमें। अब देखो, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो देखो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, तो प्रेशर डिक्रीज होता रहता है एयर का। तो जैसे नीचे ट्रोपोस्फेयर में तो बहुत तेज तेज विंड्स चल रही हैं क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत हाई है, और बिल्कुल ऊपर जाओगे बहुत ज्यादा ऊपर, जैसे एग्जॉस्फेयर है, तो आपको तो लगेगा स्पेस में ही चले गए हैं, बिल्कुल एयर फील नहीं होगी आपको, सांस तो बिल्कुल नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो वहां पे तो बिल्कुल ही एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। अब देखो, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद हाइट। ये आप टॉपिक 6 क्लास में पढ़ चुके, ये मैंने आपको 6 क्लास में भी बताया है कि द एयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। तो जो सी लेवल है वहां पे एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता रहता है। अब देखो ना, जो लोग माउंटेन्स में जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे माउंटेनियर्स चढ़ते हैं, अब उनको क्या जरूरत है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कैरी करने की। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, देखो ऑक्सीजन तो वहां पे भी है, लेकिन एयर का प्रेशर बहुत कम है, इसीलिए ऑक्सीजन होते हुए भी वो वहां पे ब्रीथ नहीं कर पाते, यही डिफिकल्टी आती है, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। देखो, एयर का जो टेम्परेचर है वो भी एयर के प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है।
अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। ठीक है, तो ये मैं आपको नीचे पिक्चर में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे H लिखा हुआ है, यहाँ पे L लिखा हुआ है। H का मतलब है हाई प्रेशर और L का मतलब है लो प्रेशर। ठीक है, तो अब लो प्रेशर हाई प्रेशर का क्या मतलब हुआ, आप देखो सिंपल इमेजिन करो। ठीक है, इस लो प्रेशर वाली रीजन को आप सिंपल इमेजिन करो। आप देखो तो यहाँ पे साइड से एरो इस तरफ को आ रहे हैं, देखो इस तरफ को आ रहे हैं, सारी डायरेक्शन से ये एरोस इस तरफ को L की तरफ मूव कर रहे हैं, और L की तरफ से एरो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, L की तरफ से एरो ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, इसको लो प्रेशर ऐसा क्यों क्रिएट हो रहा है। देखो जो प्लेस गर्म होती है, जब भी एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो जो एयर है वो गर्म हो जाती है और वो राइज करना स्टार्ट कर देती है, एयर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये आप 6th क्लास में भी देख चुके हो। अगर आप वो चैप्टर पहले एक बार रीड कर लेते हो, उसको सुन लेते हो वीडियो को, तो ये चैप्टर फटाफट समझ में आने वाला है। देखो जब एयर गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है। हम लोगों ने हॉट एयर बलून्स भी देखे हैं, उसमें भी सेम फिनोमिना होता है। जब भी एयर गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और एयर ऊपर चली जाती है तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखो क्योंकि यहाँ से एयर ऊपर मूव जा चुकी है, मूव कर चुकी है, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जब भी लो प्रेशर जिस रीजन में क्रिएट होता है, तो सराउंडिंग एरिया से एयर उस लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर वार्म हुई, एयर ऊपर की तरफ मूव की, और फिर सराउंडिंग एयर जो थी वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने। अब यहाँ पे जहां पे आप हाई प्रेशर देख रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एयर ऊपर थी वो एयर हैवी थी, वो एयर कोल्ड थी, और कोल्ड एयर जब हैवी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो कोल्ड एयर ने नीचे की तरफ मूव किया, तो देखो एयर इज सबसाइडिंग, यहाँ पे लिख रहे हैं सबसाइडिंग एयर। तो एयर जब ठंडी एयर जब नीचे आएगी यहाँ पे, तो इस रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जब भी किसी रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो वहां से विंड सारी डायरेक्शंस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ से देखो एरो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखो आप सारे एरोस बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें एक सिंपल फिनोमिना लगता है जो आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो। देखो मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, सिंपल सी बात है, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर जब मूव कर दी है उसे विंड बोलते हैं। एंड एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपको टॉपिक याद रखना है बिल्कुल। देखो मैं आपको एक सिंपल फिनोमिना बताता हूँ, एक सिंपल सी मैं आपको बात बता सकता हूँ कि आप बाहर वेदर की कंडीशंस को देख के ही बता सकते हो कि आपके एरिया में, आपके सिटी में इस टाइम पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है या लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है। देखो जब भी आपकी सिटी में लो प्रेशर क्रिएट होगा, देखो यहाँ पे एल देख रहे हैं आप, जब भी लो प्रेशर आपकी सिटी में क्रिएट होगा तो उस दिन कैसा होगा, उस दिन तेज हवाएं चल रही होंगी, बारिश हो रही होगी। देखो हवाएं चल रही है मतलब क्या है, देखो आपके रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और सराउंडिंग एरिया से विंड ने आपके एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। देखो बाहर से एरोस लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखो जब भी आपके रीजन में, आपकी सिटी में, आपके आसपास बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, थोड़ा सा कोल्ड वेदर हो रखा है, ठीक है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी सिटी में, आपके रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है उस टाइम पे। और इसी तरह जब भी हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इट मींस पूरी तरह से धूप निकली हुई, पूरा सनी डे है, तेज हवाएं नहीं चल रही है, ठीक है, इट मींस कि आपकी सिटी में हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा है, क्योंकि विंड आपकी सिटी से बाहर की तरफ मूव कर रही है, इसीलिए आपको फील नहीं हो रही है। यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, देखो द एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। ऑब्वियसली जहां पे लो टेम्परेचर है वहां पे एयर कोल्ड होगी। अब कोल्ड एयर कैसी होती है, हैवी होती है, इट इज देयरफॉर हैवी, कोल्ड एयर हैवी होगी। एंड हैवी एयर सिंक्स, और हैवी एयर नीचे की तरफ मूव करेगी। देखो जो भारी चीज है वो नीचे की तरफ हुई तो गिरेगी ना, तो जो हैवी एयर है वो नीचे की तरफ को मूव करेगी, सिंक होगी वो, ठीक है, एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो, ठीक है, एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। देखो एयर सबसाइड कर रही है, एयर सिंक कर रही है नीचे। एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। मैंने आपको अभी बताया है, जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे सनी स्काईज होंगे, क्लियर वेदर होगा बिल्कुल। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपको बिल्कुल एक फॉर्मूला की तरह याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो विंड सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं इसके बिना नहीं आएगा। सो पार्ट 2 में इतना ही, बाकी के सारे टॉपिक हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।